नमस्कार। 7 मई 2025 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। आज ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 से अधिक आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया और उसे नेस्त नाबूद कर दिया। ये 9 ठिकाने हैं और इसे विस्तार से आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें जो मुख्य स्थल थे वो थे मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर, गुलपुर, सियालकोट, और जो बहावलपुर वाला क्षेत्र है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाया जाता है, जो कि भारतीय सीमा से काफ़ी दूर था। अब इससे जुड़े हुए MCQs को हम लोग बना लेते हैं। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब देना। ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित था? वेयर वाज ऑपरेशन सिंदूर प्राइमरली फोकस्ड? तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान और पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर यह केंद्रित था और इसे नष्ट करना ही इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और भविष्य के हमले को रोकना। अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, अगले करंट को। तो ऑस्ट्रेलिया में एक नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर होगा एंथनी अल्बनीज। ये हैं एंथनी अल्बनीज। अब अगला प्रश्न, विच पॉलिटिकल पार्टी डज एंथनी अल्बनीज लीड? किस राजनीतिक दल का वह नेतृत्व करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा शहर है? तो इसका उत्तर होगा कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की सरकार है? व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज ऑस्ट्रेलिया हैव? तो इसका उत्तर होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया हेड ऑफ स्टेट? ऑस्ट्रेलिया के राज्याध्यक्ष का क्या नाम है? प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल, ऑस्ट्रेलिया के राज्य राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के राजा। ऑस्ट्रेलिया में राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है, अर्थात यहाँ पर एक राजा होता है और ब्रिटेन के जो राजा होते हैं वही ऑस्ट्रेलिया के भी राजा होते हैं। तो चार्ल्स 3 जो हैं, जो ब्रिटेन के राजा हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के भी राजा हैं और कनाडा के भी राजा हैं। और कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी एक गवर्नर जनरल होते हैं जो कि राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नक्शे को अगर देख लें तो कई सारी चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्रेट बैरियर रीफ है। यह विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। और ऑस्ट्रेलिया के अगर शहरों को देखें तो इसके पूर्वी तट पर ब्रिस्बेन है, सिडनी है और कैनबरा है। नीचे दक्षिण पूर्व की ओर जो है मेलबोर्न है और पर्थ जो है वो बड़ा शहर, एकमात्र बड़ा शहर है जो इसके पश्चिमी तट पर है। ऊपर में इसके तिमोर सी है जो इसे तिमोर से अलग करता है। इसके अलावा गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, यह इसके उत्तरी इलाके में है। नीचे दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, यह एक बहुत बड़ी खाड़ी है। और तस्मानिया से, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है, बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को अलग करता है। और आगे नीचे तस्मान सी है जो कि इसे न्यूजीलैंड से अलग करता है। इसके अगर पूर्व में देखें तो प्रशांत महासागर है और दक्षिण में, साथ ही साथ पश्चिम में हिंद महासागर है। और ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा भी गुजरती है। इसलिए जब हमारे यहाँ क्रिसमस मनाया जाता है उस समय वहाँ पर गर्मी होती है, तो वहाँ गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब थोड़ा विस्तार से देखें, कुछ कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो जानना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में एक है एयर्स रॉक, जिसे उलरू भी कहा जाता है। यहाँ पर जो एबोरिजिन्स हैं, जिन्हें कि अनांगू लोग कहते हैं, अनांगू, वे इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं, अनांगू लोग। और ऑस्ट्रेलिया में कई सारे मरुस्थल भी हैं। ये जो एयर्स रॉक है ये एक बहुत बड़ा पहाड़ के जैसा
चट्टान है, एकल चट्टान है, मोनोलिथ है, और आसपास की पूरी जो भूमि है वह प्लेन है। तो यह एक इंसल वर्ग है और यहाँ पर कई सारे मरुस्थल हैं, उन्हें भी हमें जानना है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, इसके दक्षिण में है। गिब्सन डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है और तनामी डेजर्ट है। तनामी मरुस्थल भी है यहाँ पर। इसके पूर्वी इलाके में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र है। और ऑस्ट्रेलिया में मरने और डार्लिंग नदियाँ भी बहती हैं। ये नदियाँ जो हैं यहाँ की जीवन रेखा हैं। ये है मर्रे नदी, यहाँ पर है मर्रे नदी, और डार्लिंग नदी भी यहाँ बहती है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ प्रश्नों को बना लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र उलुरू रॉक के लिए जाना जाता है? उत्तरी क्षेत्र क्वींसलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी क्षेत्र है वो जाना जाता है। यह एक बहुत ही पवित्र स्थल है, अभी मैंने आपको बताया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन सा जल निकाय अलग करता है? तो इसका उत्तर होगा तस्मान सागर इससे अलग करता है। अगला प्रश्न, विश्व की कौन सी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है? कोरल रीफ सिस्टम सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट, तो यह होगा ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े मोनोलिथ अखंड पत्थर का चट्टान का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा उलुरू। माउंट ऑगस्टस जो है वह भी बहुत ही बड़ा है और उलुरू से भी बड़ा है, लेकिन वह एक मोनोलिथ नहीं है, वह मोनोक्लाइन है। ये रहा उलुरू। इसे एबोरिजिन लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। एक समय इस पर लोग चढ़ाई करते थे, लेकिन चूँकि पवित्र माना जाता है इसलिए 2019 में इस पर चढ़ना बंद करवा दिया गया, रोक लगा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में कौन सा प्रमुख रेगिस्तान स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उसका होगा माउंट कोसियस्को। कौन सी प्रमुख नदी प्रणाली ऑस्ट्रेलिया का खाद्य कटोरा के रूप में जानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा मर्ले डार्लिंग बेसिन। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा बड़ा द्वीप स्थित है? तो तस्मानिया जो है वह दक्षिण पूर्व स्थित में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य निचले इलाके में स्थित बड़े भूमिगत जल भंडार का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। आर्टेशियन वेल्स होते हैं जो भूमि के अंदर जल का संरक्षण किए हुए रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर चलती है? तो इसका उत्तर होगा द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का लगभग कितना प्रतिशत भाग शुष्क या अर्धशुष्क के रूप में है? तो लगभग 33% हिस्सा जो है वो सूखा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा इंडियन ओशियन, प्रशांत हिंद महासागर, और इसके पूर्व में जो है वो है प्रशांत महासागर। उत्तर क्षेत्र में कौन सी प्रसिद्ध चट्टान संरचना आदिवासी ऑस्ट्रेलिया लोगों के लिए पवित्र है? तो इसका उत्तर होगा उलुरू आयर्स रॉक। कौन सा शहर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पर्थ। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित बड़ी खाड़ी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख रेगिस्तान नहीं है निम्नलिखित में से कौन? तो वो होगा अंटार्कटिक रेगिस्तान। कौन सा जलडमरू मध्य मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से अलग करता है? तो इसका उत्तर होगा बास स्ट्रेट, बास जलडमरू मध्य। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा लेक आयरे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अद्वितीय ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल जो अपने शक्तिशाली पिछले पैरों और थैली के लिए जाना जाता है, कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा कंगारू। कंगारू यहीं पर पाया जाता है। मार्सुपियल वो जानवर होते हैं जिनके पास एक थैली होता है, उसमें बच्चे को वो रख सकते हैं। अब अगले करंट को देखते हैं हम लोग। लॉरेंस वोंग
ये सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं, सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री हैं, और इससे पहले ये एक सिविल सर्वेंट थे, और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है पीपल्स एक्शन पार्टी। सिंगापुर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है सिंगापुर। जब मलाक्का स्ट्रेट से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मिलता है सिंगापुर। एक समय सिंगापुर ब्रिटेन का उपनिवेश था, बाद में यह मलेशिया का हिस्सा बना, फिर मलेशिया से भी यह आज़ाद हो गया, और यह एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट की जगह है, और साथ ही साथ यह बहुत ही, देखा जाए तो बहुत ही विकसित है, छोटा सा द्वीप है। और सिंगापुर को देखें अगर तो इसे स्टेट ऑफ जोहार जो है वह मलेशिया से अलग करती है। कई सारे द्वीप हैं, एक मेन द्वीप है, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। अब हम लोग देखते हैं कि के.वी. सुब्रमण्यन कौन है। फिल्म डायरेक्टर, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, तो वो हैं अर्थशास्त्री। के.वी. सुब्रमण्यन के द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा इंडिया एट 100। इन्होंने, यही हैं के.वी. सुब्रमण्यन, इन्होंने लिखी थी इंडिया एट 100। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। इसमें भारत को भविष्य के आर्थिक शक्ति के रूप में दिखाया गया है और उसकी ही परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। के.वी. सुब्रमण्यन की पुस्तक इंडिया एट 100 की लगभग 2 लाख प्रतियां किस बैंक ने मंगवाई थी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इसी के कारण ये विवादों में पड़े और फिर इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। के.वी. सुब्रमण्यन ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्यकारी निदेशक रूप में सेवा दी? तो इसका उत्तर होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये कार्यकारी निदेशक थे, लेकिन यही विवाद में आ जाने के बाद बुक के बारे में 7 करोड़ से अधिक का ये ऑर्डर यूनियन बैंक ने दिया था इनके बुक के लिए। इसी के कारण ये इम्प्रॉपरिटी यानी सद्व्यवहार नहीं, उसके कारण इनको इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारत सरकार ने इन्हें बुला लिया वापस। भारत सरकार में के.वी. सुब्रमण्यन ने कौन सा पद संभाला था? तो इसका उत्तर होगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पद उन्होंने संभाला था। अब हम लोग जानते हैं कि 7 मई को सिविल डिफेंस ड्रिल की घोषणा की गई है। 200 से अधिक जिलों में यह सिविल डिफेंस ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। तो यह जो मॉक ड्रिल होता है यह सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के अधीन आयोजित किया जाता है, और इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि यह युद्ध, दुश्मन के हमले या आपात स्थितियों के दौरान नागरिक सुरक्षा को संगठित और लागू करने के लिए किया जाता है, यह लागू किया जाता है। और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को सिविल डिफेंस क्षेत्र घोषित करने और सिविल डिफेंस कोर गठित करने का अधिकार है। इसमें लोग वॉलंटियर बनते हैं, आम जनता वॉलंटियर बनती है। आपात स्थिति में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है। यह अधिनियम ब्लैकआउट यानी पूरी तरह अंधेरा कर लेना, आश्रय योजना, शेल्टर प्लानिंग और बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नियम को भी अधिकृत करता है। और अगर सिविल डिफेंस के कार्यों में कोई अवहेलना डालता है तो यह एक दंडनीय अपराध बन जाता है। यहाँ पर सरकार लोगों के आवाजाही को रोक सकती है, कर्फ्यू लगा सकती है, भीड़ पर नियंत्रण कर सकती है, सड़क, बंदरगाह, परिवहन सेवाओं को बंद कर सकती है इस एक्ट के तहत सिविल डिफेंस के कार्यों के लिए। साथ ही साथ बिना कानूनी प्रक्रिया, सामान्य कानूनी प्रक्रिया के बिना हिरासत में भी ले सकती है, जानवरों को मारने का आदेश दे सकती है सिविल डिफेंस के कार्य के लिए, संपत्ति को जबरन अधिग्रहित कर सकती है, सेवाएं ले सकती है। साथ ही साथ कोई विशेष कार्य करने का भी आदेश दे सकती है, और उद्योगों को भी कह सकती है कि आप खास तरह के कार्य कीजिए, नियंत्रित कर सकती है। सरकार संचार, प्रकाशन और प्रसारण को भी नियंत्रित कर सकती है। और इन सब का उद्देश्य क्या होता है? लोगों की जान बचाना। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सिविल डिफेंस अधिनियम 1968 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा करना। हु इज ऑथोराइज टू डिक्लेयर ए सिविल डिफेंस एरिया अंडर द एक्ट? अधिनियम के तहत सिविल डिफेंस क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार है केंद्र सरकार के पास। सिविल डिफेंस कोड किससे बना होता है? तो यह सिविल वॉलेंटियर्स से बना होता है, नागरिक स्वयंसेवक से बना होता है। देश की रक्षा के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, आपातकाल में अधिकारियों आदि की सहायता करने के लिए कोई भी सिविल डिफेंस कोड का मेंबर बन सकता है। अधिनियम के अंतर्गत आपात स्थिति में इनमें से क्या नियंत्रित किया जा सकता है? तो यहाँ पर प्रकाश, ध्वनि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है।
क्योंकि अगर प्रकाश और ध्वनि को नियंत्रित नहीं किया गया तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर इंस्टॉलेशंस हैं और वहाँ पर वो अटैक कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो यहाँ पर निकासी आदेश की अवहेलना करना जो है वह एक दंडनीय अपराध है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और अगर नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।